तो हम कर रहे थे विषय वी वर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फंड्स। मतलब एक सही जगह से पैसे रेज करने चाहिए और उसको बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि हम 3 टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। सो वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी पैसा कहाँ से रेज करें। मेनली देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बताइए कौन से 2 सोर्सेज होते हैं मेनली? डेट एंड इक्विटी। डेट में आ जाता है लोन, चाहे बैंक से लोन की बात करें, चाहे इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें, और इक्विटी आता है इशू ऑफ शेयर्स। फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, पैसा कहाँ पे लगाएं। इसमें भी हमें शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और हमें लेने होते हैं कुछ डिविडेंड डिसीजन, कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स कितने प्रॉफिट्स को हम डिविडेंड के तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितने प्रॉफिट्स को क्या कर लें, retain कर लें। तो you remember we had covered all these points, factors affecting dividend decision। एक बार quickly देख लेते हैं क्या points हमने किए थे। One was of course amount of earnings, कितने पैसे आपने कमाए हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने पैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, taxation policy, access to capital markets, stock market reactions, legal constraints, contractual constraints। काफी डिटेल में हमने बात की थी। उसके बाद लास्ट क्लास में मैं आपको लिखवा रही थी फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। चेक करो, दिस इज व्हाट वी वर राइटिंग। इसमें हमने लिखा था कॉस्ट, कि आप ये देखो कि आपके सामने जितने भी सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उसमें से आपको जो चीपर लग रहा है वहां से पैसे उठा लो। अब चीपर कौन सा लगेगा इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, बट अभी इतना ही बताया था कि बस जो सोर्स आपको चीपर लग रहा है गो फॉर दैट। रिस्क, हर सोर्स का कुछ ना कुछ रिस्क होगा एसोसिएटेड विद दैट, तो उसको भी कंसिडर करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेट पे आपको पक्का पक्का इंटरेस्ट देना ही होता है, और इक्विटी पे जो डिविडेंड है वो आपको पक्का पक्का देना नहीं होता है। तो इन दिस वे आप कह सकते हो डेट ज्यादा रिस्की है। तो आप सोच लो, इफ यू कैन टेक रिस्क देन गो फॉर डेट, अदरवाइज डू नॉट। फ्लोटेशन कॉस्ट, पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। वो भी देखो कि किस सोर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ती है, तो दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लाइक यू हैव टू गिव एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, इन टीवी, you have to appoint bankers, you have to appoint stock brokers, applications वगैरह प्रिंट करवानी होती है, तो बहुत खर्चा होता है। तो आप देख लो कि आप अगर फ्लोटेशन कॉस्ट, how much flotation cost you can afford to pay, okay? Then we were talking about control considerations। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे रही थी कि अगर आपको डर लगता है कि बाहर के लोग आकर कहीं आपके ऑपरेशंस में इंटरफेयर ना करने लग जाए, एंड वो भी टू द एक्सटेंट कि आपका टेक ओवर ही ना हो जाए, तो फिर आपको इक्विटी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी में बाहर के लोग आपके बन जाते हैं ओनर्स और वो आपके कंट्रोल को कर देते हैं डाइल्यूट। तो if you are afraid of takeover bids, then you should go for debt. How many points had we written, Samriddhi? Please check. 4 points. चलिए इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, बट आई एम रिपीटेडली टेलिंग कि यहाँ पे इस डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में बातें होंगी when we discuss the topic called capital structure. ओके, 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए थे, 5th पॉइंट पे चलते हैं, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी।
देखो अपना कैश फ्लो भी स्टडी करो। बताओ पक्का पक्का पेमेंट किस में करनी पड़ती है? तो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजिशन, ओनली देन यू कैन गो फॉर डेट, क्योंकि डेट में तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तभी आप डेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें तो रेगुलर आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। सो अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन may make डेट फाइनेंसिंग, डेट से पैसा उठाना आपके लिए ज्यादा वायबल है अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्गर है। मोर वायबल than funding through equity, than funding through equity. Okay, keep it simple. कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए अगर डेट से पैसे रेज करने हैं, बिकॉज अंडर डेट यू हैव टू गिव रेगुलर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको रेगुलरली वापस करना होता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। कैश फ्लो पोजीशन वाला लिख लिया पॉइंट विषय? देखो विषय, अगर आपके बिजनेस की, आपके कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो खर्चे आपको करने ही करने हैं, फिक्स्ड है, जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, और बताओ सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, इंश्योरेंस का प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो फिक्स्ड परसेंटेज होता है वो। अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो क्या आप अपने ऊपर एक और फिक्स्ड बर्डन लेना चाहोगे इंटरेस्ट का? यस, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपके ऊपर ऑलरेडी फिक्स्ड बर्डन ज्यादा है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप अपने ऊपर एक और फिक्स्ड बर्डन डालो ऑफ इंटरेस्ट। तो in this case you would prefer dash over dash. Yes, other things remaining constant. तो देखो आप फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस बोलते हैं इनको, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है तो आप नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर एक और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ जाए विच इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यू वुड नॉट लाइक टू इंक्रीज दिस कॉस्ट, तो उस केस में आप इक्विटी की तरफ ज्यादा प्रेफर करोगे जाना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप सोचोगे चलो अगर एक फिक्स्ड बर्डन मुझ पे पड़ भी जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो इट्स ओके, क्योंकि मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। तो उस केस में यू वुड probably go for debt. Yes, सभी में यही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो बस उसी को ही पढ़ रहे हैं। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। इफ अ बिजनेस हैज high fixed operating costs, high fixed operating costs, एग्जाम्पल जैसे मैंने वैसे लिख दिए थे ऊपर एग्जाम्पल, बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज एक्सेट्रा। बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज एक्सेट्रा। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाए। व्हाट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट? एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट, क्योंकि ये फिक्स्ड है। और फाइनेंशियल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब पैसा उठाने से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। सो इस केस में इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट्स। तो आप ज्यादा डेट प्रेफर करोगे या कम? यस, हेंस लोअर डेट फाइनेंसिंग इज प्रेफर्ड और इज बेटर। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आप नहीं चाहोगे कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आप डेट से पैसा रेज करो क्योंकि उसमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। आगे चले। ओके, देन द लास्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मैंने अभी आपको कहा था कि आप इसको स्टॉक मार्केट समझ लो, वैसे इसका प्रॉपर मीनिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही होती है, व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में। सोच के देखो, अगर स्टॉक मार्केट में बड़े ग्रोथ हो रही है, सबको लग रहा है कि आज के समय में तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही हैं, देन पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, और उस केस में आपके लिए एज अ कंपनी इक्विटी से पैसे उठाना इजी होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर investing in equity. On the other hand, if stock market is like crashing या बहुत depressed market चल रही है, बहुत losses हो रहे हैं सबको stock market में, तो लोग उस टाइम शेयर्स नहीं खरीदेंगे, और उस केस में एज अ कंपनी आपको इक्विटी से पैसे उठाना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं, अगर आपको थोड़ी समझ है स्टॉक मार्केट की तो आप कहोगे कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है उस समय देयर आर सम पीपल हु बाय शेयर्स, क्योंकि उनको लगता है, देखो, यस, पीपल हु हैव अ रिस्क एपेटाइट और जिनको नॉलेज है, वो होते हैं इस टाइप के लोग भी। ऑफ कोर्स जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो उस टाइम पे वो बाय करते हैं, बिकॉज दे नो इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू इंक्रीज। बट वो कम लोग होते हैं कंपेयर्ड टू ऐसे लोग जो फिर डर जाते हैं और इक्विटी से बचते हैं इस सिनेरियो में। सो द परसेंटेज ऑफ पीपल who buy stocks when the markets are going down is less compared to the percentage of people who will say no, 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 we don't want to invest in the stock market because the stock market is crashing, right? So no doubt, as I said, there are people जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है, जिनको नॉलेज अच्छी होती है, वो डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट के सिचुएशन में भी बाय करते हैं शेयर्स, बट ऐसे लोगों का जो नंबर होता है वो कम होता है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट वुड बी डिफरेंट। सो हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट may also affect the choice of source of fund। तो कहाँ से पैसे उठाने चाहिए आपको एज अ कंपनी, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कैपिटल मार्केट की कैसी सिचुएशन है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट अ थर्ड, because those are the people who can take risk and who have a lot of money and they have a lot of knowledge also. Choice of source of fund. During the period when stock market is rising, तो
तो मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, और आपको एज अ कंपनी इस केस में इक्विटी से पैसे उठाना इजी हो जाएगा. However, depressed capital market may make use of issue of equity shares. आप बताना easy or difficult for the company? Yes. डिप्रेस्ड मार्केट्स चल रही हैं तो लोग नहीं चाह रहे हैं शेयर्स खरीदना, तो उस केस में आपको एज अ कंपनी शेयर्स इशू करना डिफिकल्ट हो जाएगा. देन यू शुड गो फॉर डेट इन सच अ केस. ठीक है, तो ये टॉपिक एक हमारा और खत्म हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. चले देखो, कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, बिकॉज दे आर द डैश ऑफ द कंपनी, ओनर्स. और शेयर होल्डर्स की खुशी पता है किस चीज में होती है? व्हेन आर दे हैप्पी? व्हेन आर शेयर होल्डर्स हैप्पी? ओके, व्हेन दे गेट डिविडेंड. अथर्व आपने क्या बोला? यस. देखो, जब आप बोल रहे हो कि व्हेन डिविडेंड्स दैट दे गेट आर हाई देन दे आर हैप्पी, अग्रीड. बट डिविडेंड से भी बढ़ के एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, ईपीएस. मैं अभी बात करती हूँ क्या होता है. ईपीएस बोलते हैं इसे शॉर्ट में. अगर कंपनी का ईपीएस ज्यादा है ना, तो शेयर होल्डर्स विल बी द हैप्पीएस्ट. मतलब जितना ज्यादा ईपीएस होगा उतना ज्यादा शेयर होल्डर्स खुश होंगे. अब ये होता क्या है ईपीएस, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, मैं सब आपके साथ बात करने वाली हूँ. सो ये मतलब मैं अब ऐसा ऑब्वियसली बुक में ये थोड़ी लिखा होगा कि शेयर होल्डर्स की हैप्पीनेस होती है ईपीएस, ऐसी इतनी कैजुअल लैंग्वेज नहीं लिखी बुक में. बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि शेयर होल्डर्स आर हैप्पी व्हेन ईपीएस इज मोर. जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता है वैसे वैसे शेयर होल्डर्स खुश होते हैं. ओके, अब ईपीएस क्या होता है, वील टॉक अबाउट इट. आर वी रेडी? तो इसके लिए विषय मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. एग्जाम्पल ले रहे हैं एक कंपनी का. लेटर से इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड. आप भी लिखना स्टार्ट करें. एग्जाम्पल. मान लेते हैं इस कंपनी को टोटल फंड्स चाहिए, टोटल फंड्स यूज्ड ₹30 lakhs. मान लेते हैं इस कंपनी को टोटल जो पैसे चाहिए या पैसे जो ये यूज कर रही है वो 30 लाख है. एक और चीज मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट 10% है. किस पे होगा वैसे इंटरेस्ट रेट, किस पे होता है? लोन पे या डेट पे? डेट, मतलब डेट इज लाइक अ ब्रॉडर टर्म. लोन भी कह सकते हो आप, बट इसे डेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना है, जो भी पैसा उसने लोन से रेज किया. देन लेट्स से टैक्स रेट है 30%. कंपनी को टैक्स भी देना है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को. और ईबीआईटी है 4 लाख. क्या आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आप अभी अकाउंट्स में भी पढ़ रहे थे एज पीबीआईटी. क्या फुल फॉर्म थी वहां पे पीबीआईटी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? तो ये दोनों सेम चीज है. अकाउंट्स में आप पीबीआईटी के नाम से पढ़ते हो और बिजनेस स्टडीज में आप ईबीआईटी के नाम से पढ़ते हो, बट एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीजें हैं. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
यानी ये पैसे कंपनी ने कमाए हैं, दिस इज द इनकम ऑफ द कंपनी। एंड देयर आर 3 सिचुएशंस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। अभी आपको समझ में आएगी ये सारी चीजें कि ये हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। देयर आर 3 सिचुएशंस। सिचुएशन 1 में आप कह सकते हैं कि कंपनी कोई डेट से पैसा नहीं रेज कर रही, तो सारा पैसा किससे रेज करेगी? इक्विटी से। एग्जैक्टली अथर, देयर इज अ टर्म कॉल्ड EBITDA, वो होता है डेप्रीसिएशन को भी हम उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, वो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं जब हायर लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, बट ऑफ कोर्स अभी हम EBIT ही ले रहे हैं। सिचुएशन 2 में मान लेते हैं ₹10 लाख की डेट से कितने पैसे रेज कर रही है कंपनी, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ डेट लिखा है तो ये डेट के लिए सिचुएशन है। और तीसरी सिचुएशन है कि कंपनी, ये सेम कंपनी 20 लाख रुपीस डेट से रेज कर रही है। तो हमने 3 अलग अलग सिचुएशंस को स्टडी करना है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर कंपनी डेट से कोई पैसा रेज नहीं कर रही। सेकेंड सिचुएशन, कंपनी 10 लाख रुपीस डेट से रेज कर रही है। और थर्ड सिचुएशन, कंपनी 20 लाख डेट से रेज कर रही है। हम क्या निकालना चाहते हैं? EPS निकालना चाहते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, और उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे वो आपको पता लगेगा। प्लीज राइट टिल हियर। लिख लिया तरुण? ओके, लिख लो। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट EPS। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को हम बोलते हैं EBIT EPS एनालिसिस। आप कहोगे हमें तो EPS का मतलब ही नहीं पता लग जाएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। ओके, तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग सिचुएशंस दिखाएंगे इस कंपनी से रिलेटेड। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे EBIT से। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी ने जहां से भी पैसा उठाया है, इररिस्पेक्टिव, डेट से पैसा लिया है, इक्विटी से, डज नॉट मैटर, ये बताओ आपने कमाया कितना है उस पैसे को यूज करके। कितना पैसा कमाया है कंपनी ने? 4 लाख। और ये हर सिचुएशन में सेम है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कहां से पैसे रेज किए हैं, कहीं से भी रेज किए हो, जब आपने उस पैसे को यूज किया है, कहीं पे लगाया है, वहां से आपने जो अर्निंग की है, दैट इज द सेम फॉर ऑल द सिचुएशंस। चाहे आपने डेट से पैसा रेज किया है, नहीं किया है, ज्यादा किया है, कम किया है, जो भी है, पर अर्निंग इज द सेम इन ऑल द केसेस। पहले यहां तक लिखो। लिखा विषय? नाउ मैं आपको अकाउंट्स की क्लास में भी बता रही थी, पहले इंटरेस्ट पे करते हैं या टैक्स? इंटरेस्ट। टैक्स हम बाद में पे करते हैं गवर्नमेंट को सारे खर्चे करने के बाद। पहले इंटरेस्ट पे होता है, फिर टैक्स पे होता है। अब बताइए, सिचुएशन 1 में क्या आपने डेट से कोई पैसा रेज किया है? तो विल यू गिव एनी इंटरेस्ट? यस, सबका मुझे पूरा अटेंशन चाहिए वैसे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। क्योंकि पहली सिचुएशन में कंपनी ने डेट से कोई पैसा रेज नहीं किया, इसलिए
देयर इज नो इंटरेस्ट दैट द कंपनी हैज टू पे, तो इंटरेस्ट नील है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे कंपनी ने कितना पैसा डेट से रेज किया है? 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट देना है? 10%. So that will be what? Is that understandable? 1 lakh, 10 लाख रुपीज आपने डेट से रेज की है और 10% is the rate of interest, so you have to give 1 lakh rupees as interest. Let's talk about the third situation. कितना पैसा आपने डेट से रेज किया है? 20 लाख, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक कि आपने बैंक से 20 लाख का लोन लिया है, उस पर आपने 10% का इंटरेस्ट देना है हर साल, तो हाउ मच इंटरेस्ट? ठीक है, चलो अब आ जाएगा हमारा EBT, माइनस करके निकालो। अंडरस्टैंडेबल? चलिए, अब हमें कौन सा खर्चा करना है? टेल मी व्हाट। यस, टैक्स। तो जैसे मैंने बोला, पहले इंटरेस्ट देते हैं फिर टैक्स देते हैं। वी हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, राइट तरुण? As per the question. 30% of what? Of, yes, EBT, मतलब इस अर्निंग में से टैक्स देना है ना। तो जैसे यहाँ पे 4 लाख का 30%, 1,20,000। यहाँ पे 3 लाख का 30%, 90,000। यहाँ पे 2 लाख का 30%, 60,000। बताओ। यस। अब हमारे पास आ जाता है EAT, ईट। ये क्या है? EAT, व्हाट इज दिस? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। माइनस करके बस निकाल लीजिए। 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000। ठीक है, यानी कि ये अर्निंग है कंपनी की, सारे खर्चे करने के बाद, सब खर्चे कर दिए, टैक्स भी दे दिया। दिस इज द अर्निंग ऑफ द कंपनी एंड दिस अर्निंग एक्चुअली बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स बिकॉज दे आर द ओनर्स। हाँ, वो बात अलग है कि जरूरी नहीं है कि हम सारे पैसे उनको अभी दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हम उनको कहेंगे, देखो शेयर होल्डर्स, कुछ पैसे हम आपको अभी देंगे एज डिविडेंड, बट हम कुछ रिटेन भी कर रहे हैं, और वो जो रिटेन कर रहे हैं वो भी एक्चुअली आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि रिटेन करके हम कंपनी का फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। तो फ्यूचर जो है कंपनी का वो भी तो आपका ही है, क्योंकि आप तो ओनर हो, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ये सारी अर्निंग्स आप शेयर होल्डर्स को अभी के अभी दे दोगे? यस और नो? नो, बट यू वुड से दैट दिस इज एक्चुअली योर्स ओनली। चाहे हम इसमें से अभी आपको कुछ देंगे या नहीं देंगे, कुछ रिटेन कर लेंगे, और जो रिटेन करेंगे एक्चुअली वो भी आपका ही है, बिकॉज कंपनी का जो फ्यूचर स्ट्रांग होगा तो वो आपका ही है, बिकॉज यू आर द ओनर। तो हम कहते हैं कि ये अर्निंग्स वैसे सारी शेयर होल्डर्स की ही हैं। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? EPS। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को मैं 2 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ, आप मेरी बात सुनना जो मैं कह रही हूँ। मान लीजिए मैंने शेयर होल्डर्स के लिए 10 लाख रुपीज अर्न किए। हाउ मेनी रुपीज हैव आई अर्न फॉर शेयर होल्डर्स? 10 lakh rupees. And imagine I have 1 lakh shares. 1 lakh shares के लिए मैंने 10 लाख रुपीज अर्न किए हैं, तो टेल मी पर शेयर मैंने कितने रुपी अर्न किए हैं एज अ कंपनी? व्हाट डिड यू से समृद्धि?
Oh, you didn't say anything. I'll repeat my question. I have earned, as a company, I have earned 10 lakh rupees for the shareholders, and there are total 1 lakh shares of my company. So per share, how much have I earned? Tarun, that is the formula of EPS. तो EPS का फॉर्मूला पता है क्या होता है? EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आपने कमाया है शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स है ना उसके नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पर शेयर आपने कितने पैसे कमाए हैं। डू यू अग्री? What you have earned total divided by the number of shares, तो you will get कि पर शेयर आपने कितने रुपए अर्न किए। ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनना मुझे। लाइक हियर आई वांट टू फाइंड ईपीएस, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ हाउ डू आई गेट नंबर ऑफ शेयर्स? मुझे टोटल कितने फंड्स चाहिए थे एज अ कंपनी, और मैंने फर्स्ट सिचुएशन में डेट से कितने पैसे रेज किए हैं? 0। तो मैंने ये सारे 30 लाख किससे रेज किए होंगे? तरुण, ये सारे 30 लाख आपने किससे रेज किए होंगे? 30 लाख रुपीस। ठीक है, मान लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू है 10। देखो ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। नंबर ऑफ शेयर, मान लेते हैं फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैंने 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, मेरी 30 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स होंगे? 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे। और प्लीज एक बार फिर से सुन लो, फर्स्ट सिचुएशन में 30 लाख रुपीस के शेयर्स हैं आपके पास एज कंपनी, और एक शेयर 10 रुपए का है, और टोटल वैल्यू शेयर्स की 30 लाख है, तो कितने शेयर्स होंगे तरुण? अच्छा यहाँ पे देखिए, इस केस में, इस सेकंड केस में आपने डेट से कितने पैसे उठाए? तो इक्विटी से कितने रेज किए होंगे? तो 20 लाख रुपीस के शेयर्स है टोटल, एक शेयर 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इन द सेकेंड सिचुएशन? यस, तो यहाँ पे 2 लाख इज द नंबर ऑफ शेयर्स, और ईएटी से डिवाइड करना है। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में डेट से कितने पैसे उठाए हैं? तो इक्विटी से कितने रेज किए होंगे? 10 लाख रुपीस के शेयर्स हैं, और एक शेयर 10 रुपए का है, सो हाउ मेनी शेयर्स? यस, 1 लाख। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स आपने कैसे निकाले हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आए हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएंगे इफ दे आस्क। तो अब इसको डिवाइड करके वैसे मैं निकाल रही हूँ फाइनली ईपीएस, सो दैट इज 0.93 हियर। आप निकाल के देख सकते हैं 1.05 हियर, 1.40 हियर, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ पर शेयर होल्डर्स ठीक ठीक खुश हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स थोड़े ज्यादा खुश हैं, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा खुश हैं, बिकॉज द खुशी ऑफ द शेयर होल्डर्स वी आर मेजरिंग यूजिंग व्हाट? अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे ठीक ठीक ही है, मतलब दे आर नॉट वेरी हैप्पी। यहाँ पे थोड़ा खुश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, बिकॉज ईपीएस जैसे जैसे उनका बढ़ता है वैसे वैसे उनकी खुशी भी बढ़ती है। ओके, इससे कंक्लूजन पता है क्या निकला? बच्चे इन सिचुएशंस में डिफरेंस क्या था, आप बता सकते हो? एक मेजर डिफरेंस क्या था इन तीनों सिचुएशंस में? बताओ। ओके, ओके,
कहना इससे जितना ज्यादा आपने डेट यूज किया उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी बढ़ गई, जितना ज्यादा आपने डेट यूज किया उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी बढ़ गई। क्या लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। द क्यों, द वाई विल ऑल्सो बी आंसर्ड। पर पहले एक बार देख लो, यहाँ पे डेट से कुछ भी आपने रेज नहीं किया था, यहाँ से थोड़ा पैसा डेट से रेज किया था, यहाँ से थोड़ा ज्यादा पैसा डेट से रेज किया था, तो वी कैन कंक्लूड कि जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी भी ज्यादा। क्या आप भी ये कंक्लूड कर पा रहे हैं? वाई, वाई अभी आपको पता लगेगा, यू विल गेट टू नो। यहां तक नोट कर लो इसे। अब मैं पता है आपको क्या करवाऊंगी, एक केस ऐसा करवाती हूँ जिसमें मैं बताऊंगी जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी कम, दी ऑपोजिट। एंड देन वी वुड कंपेयर कि ये बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन्स क्यों निकल रहे हैं। 100% अलग कंक्लूजन हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा केस कराऊंगी जिसमें लाइक आई सेड जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी कम हो जाएगी। फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आर वी रेडी फॉर इट? तो अभी मैंने वाई पे अभी आंसर नहीं दिया आपको, आई हैव लेफ्ट सम स्पेस हियर। I'll give you the second example now. Example number 2. This was example number 1. You can write also here example 1. अभी example 2. कंपनी का नाम अब थोड़ा चेंज कर देते, Y लिमिटेड कर देते, पहले X लिमिटेड था। तो पहले कुछ डेटा हमारा सिमिलर है। टोटल फंड्स यूज्ड अभी भी हम सेम कह रहे हैं 30 लाख। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम सेम कह रहे हैं। टैक्स रेट 30% सेम कह रहे हैं। EBIT चेंज कर रही हूं, पहले था कितना 4 लाख, अब 2 लाख कर देते हैं। डेट की सिचुएशंस भी सेम है। सिचुएशन 1 में डेट से कोई पैसा रेज नहीं किया गया। सिचुएशन 2 में डेट से रेज किए गए 10 लाख और सिचुएशन 3 में डेट से रेज किए गए 20 लाख। और अब हम देखते हैं कि हमारा EPS कितना निकलता है in all these situations. For that we are going to make a table. The heading of the table is EBIT EPS analysis. Okay. Particulars, situation 1, situation 2, situation 3. सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन किससे स्टार्ट करते हैं? EBIT विषय मैंने आपको क्या बताया इस केस में? 2 लाख। EBIT तो हर सिचुएशन में सेम रहता है, चाहे आपने पैसे कहीं से भी रेज किए हो। माइनस इंटरेस्ट। बताइए तरुण, इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट? नो। समृद्धि, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट सिचुएशन? अथर्व? नील। विषय नील है आंसर तरुण, क्योंकि आपने डेट से कोई पैसा रेज नहीं किया है फर्स्ट सिचुएशन में, तो कोई सेकेंड सिचुएशन में 10 लाख रुपीज आपने डेट से रेज किए हैं, 10% इंटरेस्ट कितना हो गया?
1 लाख। और थर्ड सिचुएशन में बताओ कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 20 लाख पे 10%। दिस इज EBT। ये 2 लाख है, ये 1 लाख है और ये नील है, ठीक है। माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 30% ऑफ 2 लाख 60,000। 30% ऑफ 1 लाख 30,000, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मुझे? बताओ व्हाट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स? एनुअल। सॉल्व इट, आराम से देख लो यहाँ पे, मुझे यहाँ तक अच्छे से समझ लो। Now we are going to divide it by what? To get what? And we will assume the face value of one share to be ₹10। चलो अब देखते हैं। EPS 1,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले केस में आपने डेट से कितने पैसे रेज किए? डेट से पूछा है मैंने, 0। तो इक्विटी से कितने रेज किए होंगे? तो 30 लाख रुपीस के शेयर्स हैं टोटल। एक शेयर 10 रुपए का है, तो हाउ मेनी शेयर्स? ठीक है। नेक्स्ट, आपने डेट से रेज किए 10 लाख, तो इक्विटी से कितने रेज किए होंगे? 20 लाख रुपीस के टोटल शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? वैसे अगले में हमें चाहिए नहीं, बट स्टिल इफ आई आस्क यू द नंबर ऑफ शेयर्स हियर, 20 लाख रुपीस डेट से रेज किए, तो 10 लाख रुपीस इक्विटी से किए होंगे। 10 लाख रुपीस टोटल शेयर्स की वैल्यू है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स? So EPS is 0.47, 0.35 और नील। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स पहले खुश थे कि चलो कोई तो अच्छा, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है EPS, फिर वहां थोड़े दुखी हो गए, कम हो गया EPS, और यहाँ पे तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गए। यस, क्योंकि EPS नील हो गया। कंक्लूजन, जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी व्हाट? कम। ये क्या बात बनी? अभी तो हमने बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन निकाला था। सो व्हाट इज दिस? वहां पे हम कह रहे थे जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी ज्यादा, और यहाँ पे हम कह रहे हैं जितना ज्यादा डेट उतना शेयर होल्डर्स की खुशी कम। देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग डिफरेंस जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप मुझे कुछ देख के बता सकते हो दैट व्हाट कुड बी द डिफरेंस? नहीं, यहाँ पे देखो डेट यहाँ पे था नहीं इन द फर्स्ट सिचुएशन, फिर थोड़ा डेट लिया, फिर थोड़ा और ज्यादा डेट लिया, तो जितना ज्यादा डेट हम ले रहे हैं उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी कम हो गई है, बिकॉज हियर दे वर समवॉट हैप्पी, देन नॉट सो हैप्पी, एंड हियर तो वेरी सैड। यस, यस।
ओके, ठीक है, आई एग्री विद यू. EBIT was less than 10%. Okay, you're telling in percentages. Okay, I can understand. ठीक है, तो अब देखते हैं विषय, आपने कुछ आंसर्स दिए एंड दोज आर राइट, एक्चुअली दे आर नॉट रॉन्ग, बट इसको हम एक प्रॉपर तरह से समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिसमें शेयर होल्डर्स की खुशी ज्यादा हो रही है ना, दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें ऊपर लिख दो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगी. फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. और जहां पे दूसरा कंक्लूजन है शेयर होल्डर्स की खुशी कम, वहां पे ऊपर लिख दो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. लिखा है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. Tarun? Okay, now I'll tell you the underlying difference in these two cases. So, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट है, फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ रही हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट है 10%. डू यू अग्री? जितना आपको डेट के लिए पैसे देने थे, कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 10%. यस, मतलब इंटरेस्ट का रेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट. बिकॉज डेट को जो आपने पैसा देना है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, विच इज इंटरेस्ट, लाइक आई सेड. देन देर इज समथिंग कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसको हम शॉर्ट में ROI बोलते हैं, और ये रेशो भी आप अकाउंट्स में सीखेंगे. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये रेशो बहुत ही सिंपल होती है. ये रेशो बताती है, अगर मैं पहले एक कैजुअल वे से लिखूं, जितने पैसे मैंने कमाए डिवाइडेड बाय जितने पैसे मैंने लगाए इनटू 100. मतलब व्हाट इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न मतलब जो पैसे मैंने कमाए, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसे मैंने लगाए. सो इन दिस एग्जाम्पल, कितने पैसे आपने कमाए थे? टेल मी द EBIT. एंड कितने पैसे लगाए थे? टेल मी द टोटल फंड्स यूज्ड. So what is your return on investment here? Try to give me a percentage. 13.34%. देख लो एक बार कैलकुलेट करके. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि जितने पैसे आपने लगाए उसमें से कितने पैसे आपने कमाए. सो द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट यू कैन से. और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही वर्ड है, बट वो वर्ड ना हम अकाउंट्स में ज्यादा यूज करते हैं. इनटू 100. सो लेट मी रिपीट. मैंने यहाँ पे बात की, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, जितना आपको इंटरेस्ट देना है डेट के ऊपर. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने कितना अर्न किया है, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू हैव अर्नड आउट ऑफ द फंड्स दैट यू हैव यूज्ड. सो आपने 4 लाख रुपीज कमाए, विच इज EBIT, डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपीज लगाए थे, तो कितने पैसे कमाए परसेंटेज में? व्हाट इज द रिटर्न? अच्छा, यहाँ पे वैसे जो पैसा आपने देना है वो कम है, और जो पैसा आपको मिला है रिटर्न वो ज्यादा है. अग्रीड? हियर ROI इज मोर देन ऑफ. यस, मतलब देखो, आपने जब डेट उठाया 10% पे, और जहां पे आपने वो पैसा लगाया वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, खुशी की बात है या दुख की बात है? Because what you have to pay is less. You have to pay 10%. It is less than what you will get, which is the return, which is more.
तो खुशी की बात है, इसीलिए शेयर होल्डर्स यहाँ पे खुश हो रहे हैं, because the underlying reason is here return on investment is more than cost of debt. Now let's talk about the second example. यहाँ तक आपको लिखना है विषय? You want to write this? Atharv, have you written? अब इसमें देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, here the cost of debt was also the same, that is 10%. ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट का रेट वही था. Here let's talk about ROI. The formula is EBIT upon total investment into 100, that is जितने पैसे कमाए divided by जितने पैसे लगाए. What was EBIT? Total funds used in this case were also. What is the percentage of return that you have earned? Here your return on investment is less than cost of debt. यहाँ पे जितने पैसे आप कमा रहे हो वो कम है कंपेयर टू जितने पैसे आप लगा रहे हो. खुशी की बात या दुख की बात? दुख की बात. एंड दैट इज व्हाट शेयर होल्डर्स यहाँ दुखी हैं, बिकॉज जितने पे हम पैसा रेज कर रहे हैं, दैट कॉस्ट इज मोर देन व्हाट वी आर एक्चुअली अर्निंग. इट कैन नॉट बी अ हैप्पी न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स. So what was the underlying difference in the two cases? In one case, ROI was more than cost of debt, and in the other case, ROI was less than cost of debt. Comparison करते हैं. There is something called favorable financial leverage, and there is something called what? Now I will also explain you the meaning of this word, but in the next class कि financial leverage ये word क्या कहना चाह रहा है. Unfavorable financial leverage. Example 1 था हमारा, इसमें example 2 था. इसमें हम कह रहे थे जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी ज्यादा, और इसमें हम बोल रहे थे जितना ज्यादा डेट उतनी शेयर होल्डर्स की खुशी कम. राइट? द अंडरलाइंग डिफरेंस वाज, यहाँ पे खुशी ज्यादा थी, यहाँ पे खुशी कम है. द अंडरलाइंग डिफरेंस वाज हियर ROI was more than cost of debt. It was 13.33%, more than 10%. And here ROI was less than cost of debt. ROI was 6.67%, less than 10%. कोई बात आपको समझ में आती है? Please write till here. More clarity in the coming classes. But yes, काफी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए. तो अब आप अगर पूछोगे कि कंपनी को फिर क्या करना चाहिए, देखो कंपनी को ये पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट और ROI कितना होगा. एस्टिमेशन तो कर ही सकती है, फिर उसको सोचना चाहिए. अगर तो ये वाला सिचुएशन है तो उसको डेट से कम पैसे रेज करने चाहिए, और अगर ये वाला सिचुएशन है तो वो डेट से ज्यादा पैसे रेज कर सकती है. तो एज अ कंपनी वी विल do some estimations, we will make estimates and then think कि हमें डेट से ज्यादा पैसे रेज करने चाहिए या कम पैसे रेज करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसकी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के लिए, which is measured through the calculation of EPS. ओके, बताइए बात समझ में आती है? So you get an idea विषय, ये चैप्टर आप रट नहीं सकते. You have to understand the very important concepts, तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. एंड आई फील बहुत अच्छा है उन्होंने इस टाइप का चैप्टर आपकी बुक में दिया है, वेर यू एक्चुअली लर्निंग समथिंग वेरी रेलिवेंट, और आप भी फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे तो ये चीजें आपको वैसे भी बेसिक से पता होनी चाहिए.
गॉट इट? चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही है. नाउ आई विल मीट यू ऑन थर्सडे आफ्टर योर दिवाली ब्रेक एंड वी विल try to finish this chapter in like 5 to 6 classes more. हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम स्पीड अप कर सकें, बट ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा भी स्पीड अप नहीं करूँगी कि समझ में ही ना आए आपको. We will maintain like a good speed. Do you understand? चलिए.